मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट जिस पे कल इलेक्शन होने हैं, दोनों सीटों पर कल ज़मीनी इंतखाबात के तहत वोटिंग होगी और उसको लेकर के सभी तैयारियां मुकम्मल है। पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ रवाना हो चुकी है, साजो सामान के साथ पोलिंग स्टेशन पर तैनात है। पोलिंग बूथ पर इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां भी चल रही है और ख़ास तौर पर रिपोर्ट वोटर्स की सहूलत के लिए सभी तरह की सहूलत का इंतज़ाम है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब कल की वोटिंग के साथ ही लीडरान की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू की नगरोटा सीट बीजेपी के साबिक़ एमएलए देवेंद्र सिंह राणा की मौत के बाद खाली हुई और इस सीट से उनकी बेटी दिव्यानी राणा को बीजेपी ने मौका दिया। वो नौजवान लीडर हैं और उनका ये पहला असम्बली इलेक्शन है और इस सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी की आपसी रंजिश की वजह से दूसरी पार्टियां खासतौर पर एनसी ने जीत का दावा किया है। नगरोटा असम्बली हल्के में कुल 97,893 वोटर्स हैं, जिनके लिए 150 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर होने वाले मतदान में 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और इसके अलावा इधर बडगाम में सभी तैयारियां मुकम्मल है। बडगाम में 173 पोलिंग पार्टियां ज़रूरी इक्विपमेंट के साथ रवाना हो चुकी हैं और इस असम्बली हलक़े में करीब 1,27,000 वोटर्स हैं, जिनके दरमियान कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। बडगाम की सीट सीएम उमर अब्दुल्ला के छोड़ने के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर एनसी की पकड़ मजबूत बताई जा रही है, लेकिन आगा रुहुल अहमदी और एनसी आला क़यादत के बीच सब कुछ ठीक न होने की वजह से इस सीट पर मुकाबला सख्त हो चुका है और इसकी वजह से ये एनसी के साथ पीडीपी, बीजेपी समेत कई दीगर पार्टियां भी आगा परिवार को ही टिकट दे चुकी हैं और इससे मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बडगाम की आवाम किस आगा के नाम पर मुहर लगाती है और किसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आज की इलेक्शंस नहीं करवा रही, सिंस कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस करवा रही है और इसका एक बड़ा अच्छा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ट्रेनिंग्स का। हमारी ऑलरेडी 3 ट्रेनिंग सेशंस हो चुके हैं, उसमें हमें ऑलरेडी बताया गया कि कौन सी मशीन है, किस तरह कर रहे हैं, कैसे मॉक पोल है, कैसे टेस्टिंग करनी है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की एप्रीहेंशन होती है कि पोलिंग बूथ पे की मशीन सही चली कि नहीं, जिसको मैंने वोट डाला कि उसकी पर्ची निकली कि नहीं निकली। वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह अगर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी को कोई भी इशू है किसी वोटर को, तो आपको कैसे करना है, किस तरह उनको एंट्री देनी है, किस तरह अगर किसी वोटर का लिस्ट का नाम नहीं, आपको बीएलओ के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्शंस कराते हैं। कि हमें कोई 3 ट्रेनिंग की हमने, तो इससे पहले कोई 16 से स्टार्ट थी ट्रेनिंग और उसके बाद एंड ट्रेनिंग हुई हमारी। और अभी तक तो ठीक है लग रहा है, ईवीएम मशीन सब चेक की हमने, सारी अपने वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी हम चेकिंग कर रहे हैं कि सारा मटेरियल हमारे साथ है कि नहीं है, तो उसके बाद हम अपने स्टेशन की तरफ रवाना होंगे। जैसे हमें बताया गया है कि हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ नंबर शेयर किए गए हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उन्हें कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके विद इन मिनट्स हमें मतलब उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। वो कोई भी अपना आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हमने शाया किया हुआ है, 13 किस्म की आइडेंटिटीज जो है वो वहाँ दिखा सकता है कोई भी एक और अपना वोट अंजाम दे सकता है। हमारे वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस में जो हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, वहाँ बीएलओज है, वहाँ पर जो सारा हमारा इलेक्शन के स्टाफ है वो इनको गाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर किसी को किसी भी वोटर को कोई कंफ्यूजन लगता है, वो अपने नियरेस्ट बीएलओ को उनसे बात करके उनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे ये बताइए ना, हार की उम्मीद कर लेके कौन लड़ता है इलेक्शन ना? हम तो जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, मेहनत भी की है, बाकी लोगों तक है। अगर सही इलाकों से वोट पड़े और ठीक ठाक नंबर में पड़े, अच्छी कामयाबी होगी। देखें, उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि सरकार ने पिछले 1 साल में कुछ नहीं किया। सीएम उमर अब्दुल्ला अपने काम के बारे में जवाब देने के बजाय पीडीपी बीजेपी की रट लगाए हुए हैं। बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहां थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी। उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे मतलब
उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिस पे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ, तो हम मजबूर होकर अदालत चले गए। हम मजबूर होकर असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं, हम बिल लाते हैं। तो जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनको आज कहते हैं मीटर नहीं लगाओगे तो आप बिजली चोर हो। जिनको इन्होंने कहा था कि जो सरकारी ज़मीनों में 20-30 साल से लोग रह रहे हैं, उन्होंने छोटे घर बनाए हुए हैं, तो उनको हम मालिकाना हुकूक देंगे, आज उनको कहते हैं कि आप लैंड ग्रैबर हो, आप ज़मीन चोर हो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी नाकामी होने के बावजूद जो है, एक साल पूरे हर महाज पे फेल होने के बावजूद, कब तक उमर साहब दुनिया में हर जगह प्रोपागंडा पीडीपी बीजेपी पीडीपी। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। इन्होंने कश्मीर में घर घर जाके ये कहा था कि जो हमारे जेलों में कैदी हैं, हम उनको वापस लाएंगे, अगर वापस नहीं ला सके तो हम उनके केस खुद लड़ेंगे। मगर कुछ नहीं किया। हमने कोशिश की, आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हुए, होम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, डीजी को लिखा, तो हमें अदालत जाना पड़ा। उमर साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने बिल लाया, वो भी आपकी एश्योरेंस पे लाया कि जब आपने कहा हमें वोट दो, आप जो प्रो पीपल बिल लाओगे, राज्यसभा में हमने वोट दिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डेली वेजर का बिल था, चाहे वो लैंड का ओनरशिप का बिल था। अगर आपने वाकई उमर साहब लैंड ग्रैबिंग की बात करनी है, तो बटंडी में जंगल की जो लैंड है, उस लिस्ट में किसका नाम था? उनको बताना चाहिए लोगों को। जंगल की जो लैंड ग्रैबिंग हुई, जो जमीनी कब्जा जंगल में हुआ, उसमें किसका नाम था? किसने वहां लैंड ग्रैब की है? किसने जंगल की जमीन में मकान बनाए हैं? अगर लैंड ग्रैबिंग, गरीब क्या लैंड ग्रैब करेगा? गरीब 4 मरले 5 मरले 10 मरले मकान बनाता है। अगर आपको लैंड ग्रैबिंग देखनी है तो गुपकार रोड में देख लीजिए। जो सरकारी ज़मीन है, जो कस्टोडियन की ज़मीन है, जो 2 कनाल 3 कनाल में शुरू होगी 75-76, जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शुरू होगी 3-4 कनाल से आज 100 कनाल तक पहुंची है वो लैंड। प्रॉब्लम ये है कि उमर साहब जिस तरह पिछले 1 साल में उन्होंने सरकार चलाई, नाकाम हो गए हैं। हर इशू पे खामोशी इख्तियार करते हैं, हर इशू में वो कहते हैं अपनी जो उनको अपने काम करने होते हैं वो करते हैं, मगर जो लोगों के काम है उसमें कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो इसमें इस वक्त उमर साहब बड़गाम का माहौल देख के, क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़गाम में लोगों की ज़बान पे एक ही बात है कि आप 1 साल कहाँ रहे उमर साहब? हमारी मुफ्त बिजली कहाँ है? हमारे मुफ्त गैस सिलेंडर कहाँ है? हमारे रोज़गारों का, नौजवानों का रोज़गार कहाँ है? तो आप वो थ्रेटनिंग करते हैं, यानी धमकी देते हैं कि अगर आपने सरकार के कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो फिर आप क्या करोगे? हम सरकार में हैं। तो लोग कहते हैं आप तो सरकार में 1 साल से हो, आपने कौन सा भला किया हमारा जो आप कहते हो ये सीट भी हमारी झोली में डाल दो? क्योंकि बड़गाम के लोग भी उनको कहते हैं आप 1 साल से एमएलए नहीं, चीफ मिनिस्टर हो। तो चीफ मिनिस्टर बन के जब आपने हमारा भला नहीं किया, तो आज आप कहते हो आप हमारे एमएलए को वोट दो, फिर वो मिनिस्टर बनेगा, तो वो क्या कमाल करेगा? उमर अब्दुल्ला, एक मिनट, उमर अब्दुल्ला इज थ्रेटनिंग, वो धमकी दे रहे हैं सरकार को एक वेपन बना के
एक हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको वोट नहीं दिया, हम सरकार में हम पता नहीं क्या करें। और बड़ी बात यह है कि ये जो इल्ज़ामात हैं ख़ासतौर पे पीडीपी की जानिब से, ये सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी सच्चाइयाँ भी हैं, उतार चढ़ाव भी है, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं इसकी गहराइयों को, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज इसी खास मौजू पर बातचीत करने के लिए। इस्तकबाल सर आपका। और ख्वाहिश हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं, नूर हमारे साथ बडगाम से जुड़े हुए हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि क्या कुछ माहौल है जम्मू में, यानी नगरोटा में और बडगाम के अंदर, क्योंकि ये दो सीटें जो बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन दोनों सीटों पर जिन पार्टियों का अस्तित्व बरकरार रहेगा, आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं एक आउटपुट निकल करके आएगा कि आने वाले चुनाव में भी उसका अस्तित्व बरकरार रह सकता है। फिलहाल अभी 4 साल हैं हुकूमत के पास, तो आने वाले चुनाव जो छोटे मोटे हो सकते हैं वो हैं, लेकिन उसके अलावा भी चूंकि चुनाव से पहले एक माहौल बनना जरूरी होता है, या छोटी छोटी सीटों के जरिए या बाई इलेक्शन के जरिए आने वाले चुनाव की कुछ भी मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोई की जा सकती है, और उन्हीं के सहारे को भी पार्टी अपने हिसाब से तैयारियां भी करती है, अच्छाई या बुराई जो भी समझ लीजिए आप। ख्वाहिश मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। नगरोटा एक ऐसी सीट है जिसके बारे में आमतौर पे माना जा रहा है कि यहाँ पे देवयानी राणा जीत जाएंगी। मुझे जीत और हार का कोई ये नहीं है, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि देवयानी राणा जो बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद भी हैं और काफ़ी इन्होंने काम भी किया है, लोग मानते भी हैं, लेकिन अब नए दावे आ रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी के अंदर आपस में ही बहुत ज़्यादा फसाद है, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें, लोग जो इंतज़ार कर रहे थे मुद्दतों से कि देवेंद्र राणा के बाद उनको जगह मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाया। क्या इस तरह की कोई भी ख़ास तौर पे कोई भी इस तरह की बात निकल करके सामने आ पाई अवामी सतह पर? देखिए आमिर, अगर मैं बात करूं तो जो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी में आपस में फ्रिक्शन पैदा होना, की सीट नहीं मिलनी, ये बात अगर हम देखें तो पहले नंद किशोर शर्मा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर के भाई हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से दावेदारी ये ठोक रहे थे कि देवेंद्र सिंह राणा के बाद कहीं ना कहीं पार्टी उनको तरजीह देगी, क्योंकि जब देवेंद्र सिंह राणा को भी टिकट दी थी, क्योंकि इससे पहले देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो जब वो बीजेपी में आए तो उसके बाद जब चुनाव होने थे तो कहीं ना कहीं नंद किशोर को तब भी लगा था कि हो सकता है कि मुझे पार्टी पहले मौका दे, क्योंकि मैं पार्टी के साथ बड़ी वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि एक समय पर जो जुगल किशोर है एमपी, वो भी यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, तो उनको लग रहा था। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको इस तरह से मना लिया था कि उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा की सपोर्ट की थी, और देवेंद्र सिंह राणा बहुत ज्यादा मार्जिन जीते गए थे। तो अभी जब देवयानी राणा को टिकट गई तो एक तो नंद किशोर शर्मा जो कि थोड़े नाराज भी नजर आ रहे थे, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने जी प्रभारी, चुनाव प्रभारी हैं श्यामलाल शर्मा, बातें रखी और कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो जाहिर किया, और उसके बाद रविंद्र राणा जी उनसे मिलने गए थे। बाद में अब आप कह सकते हैं कि चीजें सेटल भी हुई। एक और व्यक्ति हैं अनिल शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी उनका कहीं राब्ता है, तो वो भी, उनको भी ये लग रहा था कि बीजेपी पार्टी उनको शायद मौका दे, लेकिन बीजेपी ने टिकट किसको दी? देवयानी राणा को। देवयानी राणा को टिकट देने का मकसद क्या था? देवयानी राणा का मकसद टिकट ये था कि जो मरहूम देवेंद्र सिंह राणा है, उन्होंने बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय भी यहाँ पर जब वो एमएलए थे, यहाँ पर बहुत काम किया, बीजेपी के समय बहुत काम किया, और नगरोटा का वही एक ऐसा आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ के लोग, मतलब उनकी छवि काफी अच्छी रही थी। मैं इस सवाल के सिर्फ में आने की कोशिश करता हूँ ख्वाहिश। सबसे पहले काज़मी साहब, इसी सवाल के हवाले से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा एक एक करके कि जिस तरीके से परिवारवाद की राजनीति होती है, कहा जाता है, इल्जामात होते हैं। बिहार की अगर हम मिसाल लेते हैं, बिहार में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे परिवारवाद की सियासत है, इंडिया और एनडीए दोनों की तरफ से। जम्मू में भी हम इस तरह की चीज़ें देख पा रहे हैं, क्योंकि ख्वाहिश बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे जो हकदार थे या इंतज़ार में थे। तो क्या ये परिवारवाद की जो राजनीति है, ये सिर्फ एक सियासती या फिर सियासी तौर पे एक बोल है, जुमले हैं, या इस हकीकत में आमतौर पे जो है सियासी पार्टियां समझती हैं बेहतर तरीके से कि ये सिर्फ आवाम को रझाने के लिए हो सकता है, लेकिन हकीकत में जो मजबूत पार्टी को मजबूती दिलाने वाला जो कैंडिडेट होगा वही ज्यादा अहम होगा? आमिर सर, पहले तो आपको गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि आपने अपने इंट्रो में ही सब बातें जो है एलेबोरेट खुद भी कर दी हैं कि कोई भी डॉक्टर जो है वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, कोई वकील है वो चाहता है कि मेरी
जो पूरी उम्र की जो वकालत है वो मेरे बेटे को इनहेरिट हो। उसी तरह पॉलिटिशियन भी चाहता है कि मेरे आने वाली जो नस्ल है वो पॉलिटिक्स में जाए। अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा कम से कम पॉलिटिक्स में जाए, नहीं तो दोनों चले जाए तो बहुत अच्छा है। और पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी एक प्रोफेशन है के तौर पे उभर रहा है। ये ना इसमें आपको इसमें एजुकेशन की बहुत जरूरत है, ना कोई लोन लेने की जरूरत है। आप 24/8 जो है वो काम कर सकते हैं और इसमें डिविडेंड्स हैं। तो ये जो अक्यूज करते हैं एक दूसरे को, तकरीबन 80-90% सब पॉलिटिशियनों के बच्चे या बेटियां या कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व रहता है और सिर्फ अक्यूज करते हैं वक्त की नजाकत को देखते हुए। देखिए, पॉलिटिक्स में सारी दुनिया तो आती नहीं है, बड़े चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में सक्रिय रहते हैं और सब इस प्रोफेशन को या इस चलन पे उतरने की कोशिश नहीं करते हैं। और वो जो आते हैं तो वो चाहते हैं कि इसको उसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है चलाया जा सके। लेकिन मौसम बदल गया है, हिंदुस्तान का मौसम भी बदल रहा है, जम्मू कश्मीर का भी बदल गया है और आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। सब चीजें जो है आपके मोबाइल से जुड़ी हैं, तो कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन अच्छा नहीं कर सकता है। और ये कहना कि ये मेरी सीट थी, मेरी ही पॉलिटिकल पार्टी की सीट थी, तो लोग नकारना शुरू हो गए। बिहार की इलेक्शन का रिजल्ट जो भी होगा वो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव्स को बदलने में बड़ा अहम भूमिका निभाएगा। उसी तरह बड़गाम और नगरोटा में भी आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते कि वो देवेंद्र राणा जी की बेटी हैं या वो सिंपैथी वोट है। मैं समझता हूं कि वो जीत सकती है क्योंकि बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है और मनी पावर, मसल पावर भी उनके पास। सब कैंडिडेट्स इलेक्शन में सब चीजें का उपयोग करते हैं। लेकिन जो देवेंद्र सिंह राणा जिस तरह से 50,000 वोट से ज्यादा वोट लेके जीते थे, उस तरह देवयानी राणा अगर जीतेगी भी तो इतने ह्यूज मार्जिन से नहीं जीतेगी, क्योंकि इनकम्बेंसी विद इन इनकम्बेंसी नगरोटा में भी है। और जैसे आपने कहा, अनिल शर्मा और हर्षदेव सिंह और बाकी जो लोग थे जो बीजेपी के और भी उम्मीदवार थे, वो जरूर देवयानी राणा का वोट जो है वो तो काटेंगे, तोड़ेंगे और वो एन ब्लॉक को वोट जा सकता है, दूसरे कैंडिडेट को जा सकता है। उसी तरह बड़गाम अगर आप देखें तो वो भी एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड। जम्मू से एक बच्ची वहां अदिति जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है बड़गाम से। आम आदमी पार्टी का जो एक ही विधायक है मिराज मलिक जो पीएसए के में बुक हुआ है, उनका भी एक लड़की जो है वहां इलेक्शन लड़ रही है। उसके अलावा जो है मेहदी फैमिली पूरा क्लैन जो है 4 की 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है। बीजेपी का भी कैंडिडेट है, बीजेपी जिसका वजूद ही नहीं था जम्मू कश्मीर में खासकर, वो बड़ी जबरदस्त रैलीज कर रहे हैं और एक अच्छी खुली फिजा में उनका एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो होना शुरू हो गई है। तो बीजेपी के लिए ठीक है। तो यहाँ से एक चीज जो खास तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम ये समझ लें कि जीते या हारें, लेकिन पहली मर्तबा से ही बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और वादी के अंदर एंट्री के लिए, सियासी एंट्री के लिए एक पहला कदम है? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। ये बहुत विन विन सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने दफ्तर खोल रही है, रैलीज कर रही है और इस पूरी फिजा को बनाने में 10-11 साल का मरकज का जो काम है वो बड़ा सराहनीय है, बड़ा इंकरेजिंग है कि आज जो खौफ नहीं है, डर नहीं है, और छोटा सा भी इंसिडेंट किसी तरफ से भी होता है तो उसको एकदम डिफ्यूज कर दिया जाता है, एकदम उसको करारा जवाब दिया जाता है। आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिनों में काफी टेंशन बॉर्डर्स पे भी, अंदर भी, और कुछ इनपुट्स के हिसाब से किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। उसके बीच में भी आप इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं, इलेक्शन मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़े जोरों खोर से कर रहे हैं। शाम को लेट आवर्स तक होती है। माइनस टेम्परेचर कश्मीर में परसों से शुरू हो चुका है, बर्फ भी पड़ चुकी है। उसके अलावा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत खूबसूरत और कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का, वो भी मेहदी फैमिली से जो कैंडिडेट है। लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद नंबर 2 पे आएगी वहां भी, और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड जो है बड़गाम की बन करके सामने आएगा। बिल्कुल, इस हवाले से भी हम यकीनन उसकी गहराइयां छाड़ने की कोशिश करेंगे। नूर हमारे साथ जुड़े हुए। नूर, आपकी तरफ में आऊंगा। बड़गाम के हवाले से इस मरतबा अगर मैं मुद्दों की सिर्फ बात करूं, चूंकि इंतखाबी तशहीर का जो शोर है वो थम चुका है, लेकिन मुद्दे कभी थमते नहीं हैं। मुद्दे वोट के बाद भी रहते हैं और वोट से पहले भी, जीत के बाद भी रहते हैं और हार से पहले भी। सवाल यह है कि मुद्दे क्या थे आवाम के, क्योंकि सभी पार्टियों की अपनी अपनी जुमलेबाजियां थी।
जी हाँ मैं जब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि 2019 के बाद देखेंगे जो लोगों के मसाइल थे वो एलजी इंतजामिया के सर पर थे, लेकिन उसके बाद जो है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत संभाली है 1 साल हुआ है, 1 साल 1 महीना हुआ है। और बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं इस 1 साल में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और लोगों के मसाइल जो थे वो किसी को सुनाने नहीं जाते थे और ना कोई सुनने वाला उन मसाइल का था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से दावा करती है कि उमर अब्दुल्ला के रिजाइन के बाद जो है नासिर असलम वानी को यहाँ पर लोगों के मसाइल सुनने के लिए रखा गया था, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब लोगों के साथ हम बात करते हैं, क्योंकि बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 27 जो है 129 गांव इसमें है, तो ये पॉसिबल नहीं बनता है कि नासिर असलम वानी जो है 129 गांवों तक पहुंचे और लोगों के मसाइल सुने। वही जब कैंपेनिंग तशहीर शुरू हुई तो तशहीर में लोगों ने वही मसाइल फिर से दोहराए, खासतौर पर जो 2024 के असेंबली इंतखाबात में लोगों ने लीडर्स के सामने मसाइल रखे थे, वही मसाइल बिल्कुल आज भी लोगों ने लीडर्स के सामने रखे हैं, जिसमें सड़क, पानी, बिजली और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, तो इन चीजों का जो है लोगों ने फिर से जिक्र किया है। और लोग चाहते हैं कि ये जो खस्ता हाली डेवलपमेंटल जो फुकदान यहाँ पर है वो डेवलपमेंटल फुकदान जो है कम हो जाए, और इसीलिए जो है ठीक है। तो क्या पिछली मर्तबा जो इलेक्शन हुए थे उमर अब्दुल्ला खड़े हुए थे, उस टाइम पे जो मुद्दे थे और इस टाइम के मुद्दे में कोई फर्क नजर आया आपका, या फिर 1 साल गुजर चुका है तो कोई एग्रेशन नजर आया आपको आवाम के बीच में? जी हाँ ये दुरुस्त बात है, क्योंकि 1 साल गुजर गया और लोगों के जो मसाइल उन्होंने 2024 के असेंबली इंतखाबात में सामने रखे थे पार्टीज के, तो बिल्कुल जू के तू है। और उस चीज पर अगर हम देखेंगे जो एग्रेशन है या लोग जो है निराश है, क्योंकि उस वक्त जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हुए, और फिर एक बार जो है उन्होंने वही जो चीजें, वही जो मसाइल जो है लोगों के सामने रखे। हालांकि अगर हम बात करेंगे कल दिन में जितने भी तशहीरी मुहिमें हुए, उमर अब्दुल्ला भी ओमपुरा बड़गाम में थे, साथ साथ में एलओपी सुनील शर्मा भी ओमपुरा बड़गाम में थे, तो वहां पर कुछ बुजुर्ग खड़े हुए, बीच कैंपेनिंग में खड़े हुए और वहां पर लीडर से पूछा कि हमें अभी तक साफ पीने का पानी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि लोग जो है अब गुस्से में हैं और चाहते हैं कि उनके मसाइल जो है उनका अजाला हो। और फिर एक बार जो है उन्होंने तशहीर सुनी और उन्होंने पार्टीज के मैनिफेस्टो सुने, लेकिन कल दिन ये डिसाइड करेगा कि लोग किस परसेंटेज में वोट्स डालेंगे, और 14 तारीख को जो पार्टी सामने आएगी तो ये लाजमी बनता है कि उसी पार्टी का मैनिफेस्टो लोगों को पसंद आया होगा और उसी पार्टी के लीडर को वो असेंबली तक पहुंचाएंगे। और यही उम्मीद रखेंगे कि जो तशहीर के दौरान उन्होंने सवालात उनके सामने रखे, खासतौर पर तरक्याती काम को लेकर, तो वो सवालात उनके जवाब मिले और उन इश्यूज का सॉल्यूशन वो असेंबली से। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। काज़मी साहब, इसी सवाल के लिए मैं आपकी तरफ आऊंगा, चूंकि एक बड़ा मसला ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मार्जिन से जीत गए थे और पीडीपी उसके बाद थी, लेकिन मैं सिर्फ बडगाम की बात कर रहा हूं। तो क्या इस मर्तबा राहें उनके लिए इतनी आसान हैं, क्योंकि उन्होंने सीट भी छोड़ी, वो नाराजगी थी और साल भर का पूरा कच्चा चट्टा उनके सामने में है? आमिर भाई, 2-3 चीजें हैं इस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहली तो ये है सर कि चीफ मिनिस्टर खुद वहां से जीते थे, उन्होंने बडगाम छोड़ दिया। दूसरा ये है 1 साल से वो अनरिप्रेजेंटेटिव रही है। चौथा ये है कि वो कल परसों जो अपनी लास्ट लेग की कैंपेनिंग में कह रहे थे वहां पे कि अब आपको 2 एमएलए मिल जाएंगे। मसलन एक मैच तो था ही था जब मैं चीफ मिनिस्टर बन के चुका हूं, और दूसरा जो है जिसको आप जिताएंगे, उन्होंने तो कंफर्म कर दिया कि जो दूसरा कैंडिडेट है वो जीता हुआ है, वो रिप्रेजेंट करेगा कैबिनेट में आपको। तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना, डिस्पाइट के रऊला साहब कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट के रिजल्टमेंट भी है लोगों में, डिस्पाइट के वहां अब बहुत से कैंडिडेट्स खड़े हो गए, मैं समझता हूँ थोड़ा सा टफ हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो रिजल्ट पे आपको दिखाई दे देगा। और अगर पीडीपी का, क्योंकि सारे जो 4 के 4 कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं मेहदी फैमिली से कोई रिप्रेजेंट करते हैं, कोई चाचे का बेटा है, कोई ताए का बेटा है, तो वो टोटल जो फिनोमिना है वो है। तो मुझे लगता है जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा एस्टोनिशिंग होगा, और हो सकता है कि पीडीपी शायद वो सीट ले जाए, क्योंकि वो भी बड़ा प्रोमिनेंटली काम कर रहे हैं और वहां भी हैं। देखिए, ये फॉर ग्रांटेड लेना कि ये सीट मेरी है, जब लास्ट ईयर इलेक्शन हुई थी सर, तो उस वक्त पोलराइज सिचुएशन जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू वर्सेस श्रीनगर था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो चुका था, तो ये जो सीटें थी उस आधार पे लोगों ने डिसाइड की थी। आज वैसी फिजा नहीं है, आज टोटल
परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और जो वादे मैनिफेस्टो में थे वो, और एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये सब चीजें मैटर करेंगी जब लोग वोट डालने जाएंगे। और जो भी रिजल्ट आएगा वो एक नया ट्रेंड शुरू करेगा कश्मीर में, और वो खूबसूरत ट्रेंड है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ट्रेंड होगा अगर कोई और जीतता है मेन रीजनल पार्टी को छोड़ के। अगर कोई इंडिपेंडेंट भी जीतता है तो मैं समझता हूँ लोग अब समझ रहे हैं, लोग विचार विमर्श करते हैं आपस में कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बेहतर हालात को और बेहतर करने के लिए कौन सा उम्मीदवार अच्छा रहेगा। तो ये कहना कि नहीं ये मैं यहाँ से 2 बार जीता था तो मैं ही जीतूंगा, या मेरी पॉलिटिकल पार्टी का ये गढ़ है, तो ये नोशन जो है अब बदल रहे हैं, जो अच्छी बात है एक मजबूत जमहूरियत के लिए, एक मजबूत जरूरी भी है, और ये चीजें होनी भी चाहिए, और यही चीजें हमें दोनों तरफ दिख रही है। ख्वाहिश एक खास चीज जो मैं आपसे समझूंगा कि ठीक है, देवयानी राणा पहले भी मिलती रही थी जब वो उम्मीदवार नहीं थी, जो आपके थ्रू हमने कई सारे रिपोर्ट्स देखे। अब देवयानी राणा एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे अवाम के बीच में मकबूल रही, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं, क्या वो भी, जैसे शमी फिरदौस से बातचीत की थी आपने, उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो आज़ाद हों या फिर पैंथर्स पार्टी के, या जितने भी उम्मीदवार हैं, नगरोटा की बात कर रहा हूँ, तो क्या उनकी रैली के अंदर, उनकी बातचीत में उतना कॉन्फिडेंस दिखा और उनकी रैलियों में इतना दम दिखा, लोगों का रुझान उनकी तरफ कोई नजर आया? आमिर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि देवयानी राणा जो कि क्योंकि उनके पिता से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का काफी अच्छा रिलेशन रहा है, वहीं अगर बाकी लोगों की बात करें, हर्षदेव सिंह जो कि नेशनल पैंथर्स पार्टी के हैं, आज फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हर्षदेव की जुबान सबने देखी है, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और बड़ी बार उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं उनके लिए ये लोग कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं। अगर हम बात करें उसके अलावा दूसरे लोगों की, तो कई लोगों पे ये टैग लग रहा है कि वो बाहरी हैं। अगर हम लोकल देखें, आम आदमी पार्टी के विधायक जो है जोगिंदर सिंह, वो नगरोटा के रहने वाले हैं, वो कल वोट भी डालते हुए नजर आएंगे। बाकी मुमकिन जो लोग हैं वो दूसरे बाहर के हैं, नगरोटा के लोकल नहीं है। चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकल लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना अप्रोचेबल रहा है उनके लिए, क्योंकि अभी के समय में जब अगस्त महीने में बाढ़ की त्रासदी जम्मू ने देखी, नगरोटा से भी तभी नदी गुजरती है, वहां पे बड़ा बुरा हाल हुआ, तो लोगों ने देखा कि कौन सा लीडर किसके पास पहुंचा है, कहाँ कहाँ, वो चीज भी देखेंगे। साथ ही साथ कौन लीडर जो है लोगों के लिए कितने काम किए हुए हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक रहे हैं तो मोस्टली लोग उन्हीं के पास जाते रहे हैं, और कोई लीडर इस जगह आगे आया ही नहीं, ना ही किसी ने उतनी हिम्मत दिखाई। क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा वो थे जो 2014 में तब जीते थे, यहाँ से एमएलए की सीट उन्होंने निकाली थी जब पीएम नरेंद्र मोदी की फुल वेव थी। उस समय देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तब वो जीते थे सिर्फ जम्मू प्रोविंस से। आपको बताऊं कि महत्वपूर्ण 2 एमएलए जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बने थे, एक बिश्नाह का एमएलए बने थे और एक नगरोटा के। बाकी जो है बीजेपी ने जो है वो सीटें जीती थी। आप समझ सकते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा क्या था। उसके बाद भी वो यहाँ पर सियासत करते रहे बतौर एमएलए, फिर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की तो उनका और लोगों के साथ जुड़ाव हुआ, जो कि कहीं ना कहीं पहले उतना जुड़ा हुआ नजर नहीं आता था। तो जितना काम देवेंद्र सिंह राणा या जितनी उन्होंने अपनी एक अटैचमेंट यहाँ के लोगों के साथ बनाई है, हर एक गांव के लोगों के साथ, तो वो एक अटैचमेंट लोगों की बनी हुई है। तो बड़े सारे लोगों से हमने रिपोर्ट की थी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था देवयानी राणा हालांकि बहुत जंग है, लेकिन जो उनकी मेच्योरिटी है और जो उनके पिता ने सिखा के गए हैं और जो जिस नक्शे कदम पे वो चल रही है, हमें पूरा भरोसा है वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चलेंगी और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाएंगी। पढ़ी लिखी है, होनहार है, न्यूयॉर्क रह करके उन्होंने पढ़ाई की है, वहां पर काम भी किया है, उसके बाद यहाँ पर आके भी उन्होंने कामकाज पिता के साथ देखा और महत्वपूर्ण उन्होंने चीजों को जो है वो उस पर काम किया। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बड़ी खास देखी जो कि उन्होंने पढ़ाई के साथ यहाँ पर करना शुरू की थी, तो फायदा लिया ख्वाहिश। अगर इससे अलग हट करके मैं सिर्फ उनके वालिद साहब के बारे में कुछ मिनट के लिए सवाल करूं कि क्या उनके, जब वो एमएलए थे लगातार, तो क्या उनके दौरे इक़्तिदार में उनकी लीडरशिप में क्या लोगों के मसाइल हल हुए? क्योंकि एक बड़ा सवाल यह है कि डेवलपमेंट के काम कितने हुए, उसको देख करके ही लोग आगे बढ़ते हैं, या उनकी औलाद में से किसी को वोट देते हैं या उनकी पार्टी से किसी को वोट देते हैं। क्या ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर आया नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास कुछ ऐसा?
आमिर देखिए, अगर हम देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो जैसे मैंने कहा, लोगों का कनेक्शन उनसे बहुत बेहतर था। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े रहते थे, लोग उनके घर, क्योंकि वो जम्मू के सबसे पॉश इलाके ग्रीन बेल्ट पार्क में रहते हैं और वो ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे CIP लोग रहते हैं। तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमने देखा, अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे देवेंद्र सिंह राणा के गेट जो है वो उनके लिए खुल जाते थे, लोग जाते थे, वहाँ बैठते थे, जब भी देवेंद्र सिंह राणा आते थे उनसे मिलते थे। रात के समय देर रात तक जो भी लोग थे, वो चाहे गुजर कम्युनिटी के थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, किसी को भी कोई काम पड़ता देवेंद्र सिंह राणा के पास चले जाते थे। वो तो जाते थे, लेकिन खुद देवेंद्र सिंह राणा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव रहते थे। जगह जगह लोगों के साथ उनका जो है वो राब्ता रहता था। पंच सरपंच जो है जो उनके साथ काम करते थे, वो उनको छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बताते थे। और मैं आपको बताऊं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस है, जम्बो जू वहां पर है, उसके अलावा फूड एंड क्राफ्ट का इंस्टीट्यूट वहां पर है, सैनिक स्कूल वहां पर है, और एक्सप्रेस वे वहां से गुजर रहा है, और बड़ी सारी चीजें हैं जो वहां पे बन रही हैं। तो ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो जम्मू शहर से थोड़ी सी आउटर में है और बहुत फैलाव है, बड़े पहाड़ी इलाके भी, दूर दराज इलाके भी हैं, बहुत जगहों तक सड़कें पहुंची, पानी पहुंचा। हालांकि बड़ी बड़ी ऐसे भी वहाँ पे इलाके हैं जहाँ पे एक एक दो घर है, तो हर जगह तक सड़कें तो अभी भी कई जगह नहीं पहुंची हैं। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा पहले जो काम किया और लोगों ने जो एक रिलेशन बिल्डअप किया, बिल्कुल एक बड़ी चीज ये निकल करके आती है जनाब काज़मी साहब कि इससे पहले चाहे किसी भी पार्टी के लीडर हों, किसी भी इलाके में हो, चाहे जम्मू रीजन में हो या कश्मीर में, क्या लोगों के मसाइल हल हुए? अगर मैं साल भर की बात भी कहूं, क्योंकि जम्मू में ज़्यादातर बीजेपी का कब्जा है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वादी हो या फिर बीजेपी का जम्मू रीजन हो, क्या वहां पे लोगों के मसाइल हल होते हुए दिखे? क्योंकि आमतौर पे लोग मजहब या इलाके के एतबार से वोट कर देते हैं, लेकिन जो उनके मसाइल हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्या उस पार्टी से हल हो रहे हैं? और क्या इससे पहले का कोई रिकॉर्ड रहा है? साल भर का भी अगर नजरअंदाज कर दें तो इससे पहले जितनी भी पार्टियां हुकूमत में आई एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, क्या इलाकाई या फिर धर्म, मजहब, जात पात, इन तमाम तर चीज़ों के साथ जहां वोटिंग हुई है, क्या वहां के इलाकाई मसाइल हल हुए हैं? और इस मरतबा साल भर में क्या उन इलाकों की कोई एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन इलाकों के बारे में कि हाँ चलो बीजेपी के MLA हों या फिर PDP के या NC के, इस इलाके में उन्होंने अपने फंड से या दूसरे जरिए से हुकूमत से लड़के झगड़ के लोगों के मसाइल हल किए हों? देखिए सर, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसकी जो अपनी अप्रोच है, जो भी कैंडिडेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, कि गवर्नमेंट में उसकी कैसी अप्रोच है, पढ़ा लिखा कितना है, काम करवाने का तरीका कार क्या है। तो देवेंद्र राणा मेरे दोस्त थे, भाई की तरह थे, वो बिल्कुल 24 कैरेट की तरह पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम करते थे और राउंड द क्लॉक, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस उमर अब्दुल्ला के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, फारूक साहब के साथ भी बहुत प्यारी दोस्ती थी जब वो NC में थे। और बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि 2014 में वेव तो पूरी मोदी वेव थी पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन डिस्पाइट वेव के वो फिर भी जीतते नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे। तो ये सिंबलाइज करता है कि वो लोगों में पॉपुलर थे, लोगों के साथ इजी अवेलेबल एसेसिबल रहते थे और जात मजहब से हट के सियासत करते थे, जो मुझे लगता है जिसके डिविडेंड्स जो है उनकी बेटी को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर जो लोग थे, जिस तरह जुगल किशोर का भाई आप बोल रहे हैं, वो वोट काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक दो कोई ना कोई नया फेस इमर्ज हो जाता है, जो हकदार बन जाता है, दावेदार बन जाता है। और भाई अगर MP हो तो वो भी चाहता है कि मेरा भाई दूसरा जो है वो वहां से MLA बने और वो भी भारतीय जनता पार्टी का काम वहां करते रहे। तो थोड़ा बहुत फर्क उससे भी पड़ता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी स्टेट में, जब स्टेट थी और बाद में यूनियन टेरिटरी बड़ी नंबर्ड है, जो लोगों के एस्पायरेशन पे उस तरह से खरा उतरी है, खासकर एक साल में। तो ये सवाल जानने की जरूरत असल में इस वजह से भी हुई क्योंकि अभी जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, कितनी नाकामियों के बावजूद भी उमर साहब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और आवाम को बेहतर तरीके से पता है कि उमर साहब ही क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन से प्रोपेगेंडे नहीं फैलाए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है लोगों के अभी अधर में लटके हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे दूर करनी चाहिए थी, वो नहीं हुए हैं। तो उमर साहब भी जितने जिम्मेदार हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी और प्रीवियस हुकूमत भी जिम्मेदार है। लेकिन उसके बावजूद कि लोगों के मसाइल हल नहीं हुए इस प्रीवियस एक साल में, और उसके बावजूद कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक बड़ा तबका नाराज नजर आया, क्या लोगों की जो वोट है वो अपने मसाइल, डेवलपमेंट और इन तमाम तर चीजों में होकर के वोट जाएगा, या फिर सिर्फ वही इलाकाई, मजहबी, जात पात, रिश्ते वगैरह वगैरह इन चीजों में लोगों का वोट पड़ सकता है? देखिए सर, अभी हमारी सोच जो है
सोच जो है अंडर डेवलप्ड है, और ये चीजें जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये मैटर करती हैं। जात पात भी आती है इलेक्शंस में, क्योंकि ये जो इलाका नगरोटा है बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, अच्छी पॉपुलेशन है, गांव सटे हुए हैं, हाईवे सटे हुए हैं, तो वो फैक्टर भी होता है। और मसल पावर, मनी पावर, ये भी एक मसला होता है। और इन सब कैंडिडेट्स में अगर आप देखें तो देवयानी राणा उस हिसाब से बेटर है सब चीजों को देखते हुए, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। लेकिन लोग जो हैं वो डे टू डे रूटीन वर्क में भी देखते हैं। हमने बहुत सी सभाओं में देखा कि रिजेंटमेंट भी बड़ी थी लोगों में। वो मानते हैं कि 1 साल से तो पानी नहीं आया यहाँ पे, यहाँ तो बिजली नहीं है, तो आप मीटरिंग की बात कर रहे हैं और 24 आवर पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो मसले जो हैं, अब ये जो 2-4 दिन होते हैं सर, आमिर सर, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कौन सी पॉलिटिक्स कहाँ चले जाए, कौन सी चीजें फ्लेयर अप हो जाए, वो भी मैटर करती हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि दोनों दंगल जो है, बडगाम का भी और नगरोटा का भी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोमांचक है, और लोग समझ के सूझबूझ के साथ अपने कैंडिडेट को चुने, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नरिश करने के बारे में सोचे। तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी सोच जो है उभर के सामने आ रही है। ठीक है, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सर जरूरी भी है। लेकिन मैं नूर आपकी तरफ आऊंगा। एक बड़ी चीज जो इस मरतबा हमें सुर बदले हुए नजर आए, उमर साहब का भी आपने देखा, इससे पहले तो वो कहते नहीं थे कि बिजली भी हम देंगे, अंत्योदय योजना के तहत जो लोग आते थे उनको देने की बात कही, उसमें से भी लिस्ट को बड़े पैमाने पर छाड़ दिया गया। 1.5 लाख के करीब AY कैटेगरी में लोग आते थे, 95,000 रह गए। उसके अलावा बिजली भी ज्यादातर लोगों तक पहुंची नहीं। अब नई शराइत उन्होंने रख दी कि मीटर लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे, सोचेंगे कि किन लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो जाहिर है कि एक छोटा सा सवाल ये बनेगा कि क्या इस मर्तबा पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडरान हैं उनको आने वाले इस बाई इलेक्शन के लिए एक खौफ जरूर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ चीजें अपनी प्रीवियस जो उन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया था उसमें से चुराई और कुछ चीजों की लीपापोती करने की कोशिश की कि हाँ भाई यहां पे नाकामी थी, इस नाकामी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जी आमिर, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 2024 में जो असेंबली इंतखाबात हुए उसमें जो चीजें या मंशूर जो सामने रखे गए, तो उससे यहाँ पर अब कुछ नई चीजें देखने को मिली। खासतौर पर जिन चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया, तो उन चीजों से ये जाहिर होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज खौफ ज़दा है, हार का सामना शायद वो नहीं कर पाएंगे, या उनको एक खौफ है कि वो हार जाएंगे यहाँ से, तो उनके करियर पर जो है बात उठेगी। खासतौर पर अगर हम देखेंगे जो बिजली का मुद्दा है, मीटर्स का मुद्दा है, तो उसमें जस्टिफिकेशन जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से आई, और उनका ये कहना कि तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पाएगी जब तक मीटर्ड एरियाज ना हो। तभी ये काउंट होगा, जब मीटर्स हर जगह पे लगेंगे तभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी 200 यूनिट फ्री बिजली देने में। और साथ साथ में कुछ ऐसी बातें उन्होंने इसमें कही जिसपे कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस का भी जिक्र किया गया, कि उसके बाद तो पार्टीज की जानिब से ये कहा गया कि उमर अब्दुल्ला ने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की। तो उन चीजों का जिक्र इलेक्शन के कैंपेनिंग में करना कहीं ना कहीं ये यहाँ पर दिखा रहा है कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टीज और जो अनडिफिटेड पार्टीज रही है उनको भी कहीं ना कहीं खौफ है इस इलेक्शन में कि वो कैसे लोगों को फिर से मोटिवेट करें, क्योंकि पुराना एक ही साल गुजरा है जब उन्होंने लोगों के सामने चीजें रखी और वो चीजें यहाँ पर वफा नहीं हुई, वो वादे वफा नहीं हुए, और अब नए से कैसे उन चीजों को फिर से बोले। तो उन चीजों को बोलने में उनको कहीं ना कहीं अब खौफ लग रहा था कि लोग इस चीज पर हमें वोट नहीं देंगे, तो हमें वही चीजें कुछ उल्टा कर या उलटफेर उनमें करके या जस्टिफिकेशन उनमें उनको साथ रख के जो है लोगों के सामने रखे। वैसे ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे या दूसरी पार्टी की बात करेंगे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तनज कसा, और उन्होंने उन पर जो वापस तनज कसा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, तो उन्होंने उन तनज का जवाब जो है मुख्तलिफ सूरत में दिया, और उस सूरत में दिया कि जैसे लग रहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है अब की बार इनको डर यहाँ पर सता रहा है कि कहीं हम यहाँ से हार ना जाए। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल क्रिटिक्स और जो एनालिस्ट है वो भी यही बात कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस और फेलियर जो पार्टीज का रहा है अभी तक, वो कहीं ना कहीं उनके हार का सबब यहाँ पे बन सकता है।
तो हम अभी ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पार्टी डरी हुई है कि कहीं वो हार ना जाए, लेकिन उन्होंने अपने जो मंशूर है सामने रखे हैं और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी के मंशूर को सपोर्ट मिला है। जी बिल्कुल ख्वाहिश मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के जो ज्यादातर लीडरान है या स्पोक्स पर्सन है उनका बड़ा रुझान बडगाम पे फोकस्ड रहा है और बडगाम में कैंपेनिंग करते हुए ज्यादा नजर आए। इसके नगरोटा के बरक्स, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नगरोटा में जिस तरीके से आपने बताई, काज़मी सर ने बताया कि काफ़ी मजबूती है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं या फिर शमीमा फिरदौस हैं, ये भी एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे जीत की बात करते हैं। हालांकि बीच में आपने कई सारी कॉन्स्पिरेसी दिखाने की कोशिश की जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी एक्चुअल में, और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर लाइव रिपोर्टिंग की थी, और वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आवाम के दिलों में खटक रहा होगा कि अगर आप अपने लिए एक छोटे से काम को नहीं कर सकते तो आप आवाम के लिए क्या करेंगे। उसके बावजूद भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि नगरोटा या दूसरी जगह, मान लीजिए नगरोटा नहीं दूसरा कोई बाई इलेक्शन होता कोई सीट पर, तो क्या बीजेपी का रवैया इस वक्त जो मौजूदा है कि यहां से तो हम जीते ही हुए हैं, ये कॉन्फिडेंस उनको और भी ज्यादा मजबूती दिला रही है या कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि सब कोई करीब करीब 9-10 जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, हर कोई अपनी ताकत झोंक रहा है बीजेपी के अलावा। बिल्कुल अमित, अगर हम बात करें नगरोटा की तो बेसिकली नगरोटा में जिस तरह से एक अटैचमेंट मैंने जैसे पहले कहा कि दविंदर सिंह राणा ने बनाई है, वैसी उनकी मौजूदगी में कोई और लीडर बना नहीं पाया, ना ही कोई हिम्मत कर पाया। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम को टिकट तो दी है, वो मौजूदा समय में डीडीसी भी यहाँ पर है, लेकिन आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब मैंने उनसे बात भी की थी, हालांकि वो उस दिन थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा खराब जरूर गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मंच से बोल रहे थे साउंड चली गई थी, उमर अब्दुल्ला नाराज होकर चले गए थे, ज्यादा बोल नहीं पाए थे उसके लिए, तो कहीं ना कहीं उस वजह से लो जरूर नजर आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी समझती हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये बीजेपी का बहुत यहाँ पे मजबूत होल्ड है। हालांकि इस अगर मैं बताऊं, कांग्रेस को पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि कांग्रेस के लिए हम यहाँ जगह छोड़ेंगे, कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार उतारेगी, कोई मजबूत उम्मीदवार उतारेगी तो हम कांग्रेस को यहाँ सपोर्ट करेंगे। लेकिन कल हमने देखा जब कांग्रेस के ने यहाँ पे जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना हमसे राज्यसभा के समय हमसे कोई वार्तालाप की थी, ना ही नगरोटा के लिए, उन्होंने सिर्फ हम पे थोप दिया कि आप नुमाइंदा उतारिए, जबकि चर्चा होनी चाहिए थी हम अलायंस पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं शमीम बेगम को उन्होंने यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन एक होमवर्क जो होता है, जो तैयारी होती है, फिर वो चीज वो उस तरीके से नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पता था कि ये जगह जो है ये बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, तो यहाँ कोई भी नुमाइंदा उतारेंगे तो वो शायद जीतेगा नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर इतना जोर आजमाइश करने की जरूरत नहीं है, हम बडगाम में ही फोकस करें। लेकिन उसके बावजूद जब कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया कि हम अपना नुमाइंदा नहीं उतारेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना नुमाइंदा उतारना पड़ा, जिस कारण उन्होंने शमीम बेगम को टिकट दे दी। लेकिन उससे बाकी अगर हम लोगों की बात करें, निर्दलीय हैं या फिर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हैं, आमिर वो उतना नहीं वोट इकट्ठा कर पाएंगे जिससे बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए। हालांकि दविंदर सिंह राणा ने जो पिछले साल मार्जिन जिस मार्जिन से वो जीते थे, उतना शायद देवयानी राणा ना पहुंच पाए, लेकिन उसके आसपास जरूर रहेंगी, लेकिन उनको डिफीट नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर होल्ड बना के रखा, और खुद दविंदर सिंह राणा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है तो लंबे वक्त से लोग उनके साथ रहे हैं, उनका जुड़ाव रहा है, और कहीं ना कहीं जब उनकी बेटी उतरी है तो लोगों ने ये भी कहा है कि दविंदर सिंह राणा ने उनके बहुत काम किए हैं, तो अब उनके जाने के बाद जब उनकी बेटी आगे आई है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि वो युवा भी हैं और बड़े अग्रेसिव भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, चीजों को समझती हैं, और आप खुद आमिर हम ये चीज देख रहे हैं इतने बड़े परिवार के होने के कारण, और जब खुद दविंदर सिंह राणा बतौर एमएलए काम कर रहे थे तो वो उनकी बेटियां तब इतनी बाहर नहीं निकलती थी, वो अपने घर में रह के अपना दूसरा कामकाज करती थी। लेकिन दविंदर सिंह राणा के जाने के बाद जिस तरह से देवयानी राणा ने कमान संभाली, उनकी कुर्सी संभाली, जो हमने देखा कि वो इतनी बेहतरीन डोगरी बोलती हैं, गांव में जाकर बिल्कुल गांव के लोगों के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, बुजुर्गों के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, लोगों के घरों में फंक्शन में जो है वो मिक्सअप हो जाती है, उनको अटेंड किया है। एक लड़की नहीं नजर आता कि ये न्यूयॉर्क में रह के आई है, वहाँ पढ़ाई करके रह के आई है, और इतने बड़े घर से है, तो उन्होंने पूरी वो चीज संभाली है जो दविंदर सिंह राणा उनको विरासत में दी। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, एक मजबूती है देवयानी राणा की, वो मिक्सअप हो जाती हैं हर एक में और लोग उन्हें अपना समझने लगे हैं, क्योंकि उनके फादर को भी देख चुके हैं और वो खुद भी इस तरह के व्यवहार रख चुकी हैं उम्मीदवार बनने से पहले। काज़मी साहब, एक बड़ा सवाल ये ज़्यादातर लोग पूछना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब
कैंपेनिंग में ज़रूर नज़र आए, लेकिन उतनी ताकत, उतनी मजबूती और उतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। इवन उन्होंने जो पैरेलल अपना एक बनाया था उससे वो 2 कदम नीचे आए, फिर वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करने की शुरुआत की। लोगों की तरफ रुझान शुरू में जब ये बाई इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था तो उनके टोन में फ़र्क था। अब बाद में जब वो कैंपेनिंग में नज़र आया उनके टोन में फ़र्क नज़र आया। उन्होंने आगा रुहुल्लाह मेहदी की परवाह नहीं की। बाकी दूसरे जो एमपीज़ थे उन्होंने भी कई मरतबा उन्हें समझाने की कोशिश की, और पार्टी के अंदर जो नाराज़गियाँ थी वो दूर होने की लगातार कोशिश ऐसी नज़र नहीं आई जिससे समझ में आया कि हाँ आला कमान इस मसले को समझ रहा है। हालांकि जो इख्तलाफात थे वो बहुत हेल्दी नज़र आए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उमर सरकार को, जाहिर है कि सरकार गिराने के लिए या सरकार को उठाने के लिए ज़रूरत नहीं है एक सीट की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक सीट से फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उमर साहब कहीं ना कहीं लापरवाह नज़र आते हैं कई चीज़ों में। आपकी राय? देखिए सर, जो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से, कुछ तो कंस्ट्रेंट्स हैं यूनियन टेरिटरी के, जिसमें उस तरह का चीफ मिनिस्टर जैसे स्टेटहुड में होता था उस तरह का कामकाज करने का उनका रखरखाव नहीं है। यूनियन टेरिटरी में बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं। ला होम तो ऑनरेबल एलजी के पास है, लेकिन फारूक साहब और उमर साहब हमेशा कहते हैं कि छोटी सी भी काम के लिए हमें एलजी से पूछना पड़ता है। एक तो वो चीजें हैं। दूसरा, ये हमेशा हर बात पे ये कहते हैं कि स्टेटहुड जब तक रिस्टोर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इनकम्बेंसी जो है अगर रुहुल्लाह साहब की, मियां अल्ताफ की और लोगों की भी जो कंटेंडर हैं और भी कुछ पाने के, मियां अल्ताफ चाहते हैं कि उनका बेटा मिनिस्टर बन जाए, इसलिए वो थोड़ा बहुत सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। उसी तरह आगा रुहुल्लाह साहब किस डायरेक्शन में चल रहे हैं पिछले 1 साल से वो सबके सामने है। वो पार्टी फॉर्म करना चाहते हैं, वो कोई नया पॉलिटिकल आउटफिट जो है उसको लॉन्च करना चाहते हैं, वो भी एक एप्रीहेंशंस है, क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ बहुत सी डायरेक्शंस पे होती हैं, तो जो पार्टी के अंदर भी जो रसाकशी है उसको बढ़ाती है। तीसरा ये है कि कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम में 1-2 को बोला हुआ था कि आपको सीट देंगे, आपको कैंडिडेट हमारा देंगे, लेकिन दिया किसी और को, तो वो भी एक फैक्टर है। नासिर असलवानी जो है वो भी चाहते थे कि वहां से इलेक्शन लड़े। उमर साहब तो पहले ये भी चाहते थे कि उनका बेटा वहां से इलेक्शन लड़े। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो लोगों की पल्स देख के इनको अपने रुझान, अपना मूड बदलना पड़ा और फाइनली आगा सईद महमूद को वहां नॉमिनेट किया एज ए कैंडिडेट। लेकिन ये है कि बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि वो कहना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है, करते कुछ है। तो ये ठीक है, अगर इसी चीज से मैं मतलब निकालूं और ये समझने की कोशिश करूं नूर आपसे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस चुनाव का बहुत सारे लोगों के नज़रिए के हिसाब से कि इस चुनाव का कोई महत्व नहीं है। क्यों? उमर साहब अगर जो वादे कर रहे हैं तो वो वादे पहले भी पूरे कर सकते थे, और उनकी हुकूमत थी, जब वो मजबूर नज़र आ रहे हैं तो जाहिर है कि यहाँ का एमएलए उनका जो है वो क्या कर लेगा। क्या इसका नुकसान, इस सोच का नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है, अगर मैं बडगाम से बात करूं तो? जी हाँ, मेरी ये दुरुस्त बात है, क्योंकि इस पर सवाल भी उठाए गए जो अपोजिशन पार्टीज है। तो जैसे मैं एक लफ्ज यहाँ पे बोलूंगा, जो उमर अब्दुल्ला ने स्टेज पर कहा, जो उन्होंने ड्यूरिंग कैंपेन कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट हार भी जाती है तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट जीत जाती है तो इससे बडगाम को फायदा मिलेगा, और बडगाम को 2 एमएलए मिलेंगे और बडगाम के काम 2 साइड से होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस उनमें दिखा और ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल वहां स्टेज पर किए, तो कहीं ना कहीं ये खड़क रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इस बात को इतना उछाला, लोगों तक पहुंचाया, और कहीं ना कहीं 5% 10% लोगों के ज़हन में ये बात बैठी होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किस अंदाज से बडगाम असेंबली सेगमेंट को देखती है। और साथ साथ में एक ऐसा इशू और एक ऐसा एलिमेंट जो है, जो आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी यहाँ पर है, तो उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, एक बड़ा वोट बैंक उनको फॉलो करता है, सपोर्ट करता है। और उमर साहब का ये स्टेज पर कहना, वाइड के दौरान कहना कि ये चाहे आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी कैंपेन में आए या ना आए, वो वॉलंटियरली आ सकते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कल को अगर जीत हम जाते हैं, वो जीत में शामिल, जीत की खुशी में शामिल भी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकती है। बडगाम नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, इन तमाम चीजों के हवाले से आवाम के जहन पे क्या मैटर करता है। ख्वाहिश लोगों को पता है कि ये एमएलए चाहे जीते या हारे, कोई भी पार्टी का आए,
लोगों के मसाइल कितने हल होने हैं। उन लोगों के जहन में जो ये सोच कर बैठे हुए हैं कि यूटी में कुछ नहीं हो सकता, स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए तभी काम होगा, और उन लोगों का कि अगर बीजेपी को हम जिताते हैं तो वो अपोजिशन में वो कर ही क्या लेंगे। क्या ये सोच कल जमहूरियत के इस जश्न में लोगों का जोश कम कर सकता है? क्योंकि पिछली बार हमने एक बड़ा जश्न देखा था, एक बड़ी त्यौहार देखे थे। नहीं आमिर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो लोगों को ये जरूर पता है कि यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के 28 एमएलए हैं, एक एमएलए और, यानी कि अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, यहाँ बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटें लेके कहीं ना कहीं पूरे प्रोविंस को होल्ड किया हुआ है। और क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी काम दिल्ली से करवा सकती है, उनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट किसी भी तरह का काम कर नहीं रही है, वो स्टेटहुड का बहाना लगाकर मोस्टली काम रिफ्यूज कर रही है। सिर्फ यहाँ ब्लेम गेम चल रही है, एलजी वर्सेस उमर अब्दुल्ला। तो लोगों ने ये चीज भांप ली है। तो अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर वो जिता भी दें तो उन्हें पता है काम तब भी नहीं होने हैं। और वैसे भी अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इसके आगे पीछे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो सारी वहां पर बीजेपी के विधायक हैं। तो ऑब्वियसली बीजेपी को यहाँ पर जब जीत मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनको तो एक तो उनको विधायक मिलेगा, दूसरा वो विधायक मिलेगा जो उनके पूर्व विधायक के परिवार का है और पूर्व विधायक ने उनके साथ जो रिश्ता बिल्डअप किया है। यकीनन अब का आने वाला शख्स जो है, जो कैंडिडेट है जो बीजेपी का, वो वैसा ही पूरा एक आप कह सकते हैं कि दायित्व निभाएगा। तो बिल्कुल इन चीजों से अलग होकर के ये चीजें जानना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि आने वाले चुनाव में लोगों का जो माइंड है, मूड है, वो यकीनन कब कहां कैसे बदल जाए वो पता नहीं चलता। काजू साहब, यही चीजें मैं आपसे समझूंगा कि अब जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, अवाम बहुत अच्छे पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर दोनों जगह की, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सबको पता है कि एक साल में ये कुछ नहीं कर पाए चाहने के बावजूद, और चाहते तो शायद बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते थे, एटलीस्ट रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए या उतना नौबत आने तक कुछ तो कुछ कर सकते थे। सवाल ये है कि क्या लोगों का जहन ये सोच करके बदल सकता है कि यूटी अभी रहेगी, स्टेटहुड तो आनी नहीं है, तो चलो जिनसे काम होगा उन्हीं की तरफ झुकाव रखते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है या सिर्फ एक मिथ है? नहीं हो सकता है सर, क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं और छोटी छोटी चीजों से महरूम है। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़ी छोटे छोटे मुद्दों से अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, सरकार है, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड तो सबको पता है अभी दूर तक दिख नहीं रही है कहीं भी, और बीजेपी का वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कैसा होगा वो भी नहीं दिख रहा है। जिस तरह के सर्च ऑपरेशन और पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरह की थ्रेटनिंग और इनपुट्स आ रही है पाकिस्तान से, वो लगता नहीं है कि स्टेटहुड रिस्टोर होगी। लेकिन चलिए, वक्ती तौर पे जो काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कैंडिडेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा कैंडिडेट है जो उनकी वॉइस बन सकता है असेंबली में, कौन सा कैंडिडेट जो हुकूमत से या ब्यूरोक्रेसी से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ा सकता है, चला सकता है, या डेवलपमेंट के काम से, या जो पैसा है, अब तो एमएलए की सैलरीज भी बढ़ा दी है, सीडीएफ फंड भी बढ़ गया हुआ है। तो कौन से कैंडिडेट को लेके लोग जो है बड़ी अपनी राय आमा बनाते हैं। तो नगरोटा से तो लगता है कि देवयानी राणा जो है फ्रंट रनर है, उसी तरह बड़गाम से भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद बैक सीट पे है, कोई और कैंडिडेट वहां आ सकता है। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जगह में अनप्रेडिक्टेबल चीजें कहीं न कहीं देखने को मिल सकती है, और मुमकिन है कि इस चुनाव के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो तारीख में लिखने के लायक हों। यकीनन कल पे हमारी नज़र रहेगी और आप सभी का एक साथ